Assalamu alaikum and welcome to this session on the implementation of the Unique Document Identification Number UDIN by ICMA. This session will help practicing members understand how to generate, manage, and verify UDINs through the ICMA portal. And today we're joined by Mr. Zahid Farooq, FCMA and Chief Executive Officer of Zahid Farooq & Co., who will walk us through the practical aspects of the system. We'll also address some commonly asked questions at the end of the session. And with that, sir, I would kindly request you to start the presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. And thank you very much. Assalamu alaikum to all senior members and students, brothers and sisters. Today we will learn how to generate unique document identification number, यानी कि UDIN हम कैसे इसको जनरेट करेंगे। आज हम ये चीज़ लर्न करेंगे। बहुत इजी है इसमें, मतलब आई डोंट थिंक इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है। इट्स वेरी सिंपल टू जनरेट इट। लेट्स स्टार्ट हाउ टू जनरेट इट। व्हाट इज UDIN? इट इज 20 डिजिट ऑटो जनरेटेड नंबर। 20 डिजिट्स नंबर होगा, ऑटो जनरेटेड होगा, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। ये दो तीन इसकी खसूसियात होंगी। 20 डिजिट नंबर होगा, ऑटो जनरेटेड होगा और अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। और इसको प्लेस कहाँ पे करना है? ऑडिट रिपोर्ट में जहाँ पर ऑडिटर साइन करेगा उसके एंड पर हमने इस नंबर को लिखना है, और हर रिपोर्ट पर हमने ये लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। हाउ टू रजिस्टर विद UDIN पोर्टल। अभी ये चीज़ हम प्रैक्टिकली इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लाइव फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द ICMA। ये first of all we have to go to website of ICMA. From there we have to choose my ICMA. After choosing this my ICMA, you will see COP login tab. Click on this tab. यहाँ पर आपने अपना मेंबरशिप नंबर ऐड करना है, और पासवर्ड अगर आपके पास है तो वो आप पासवर्ड भी ऐड करेंगे। आपके पास ये पासवर्ड नहीं है तो फिर आपने यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके, तो आपको पासवर्ड आपकी ईमेल पर आ जाएगा या मोबाइल नंबर पर यही पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने देखना यहाँ पर है कि अगर फर्म की डिटेल आपने पहले चेक करनी कि फर्म की डिटेल जो सी है वो प्रॉपरली मेंशन है या नहीं है। कि जो भी जैसे जाहिद फरून एंड को मेरी फर्म की डिटेल है और मेरा नाम भी है, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा चेक कर लेनी है। आफ्टर चेकिंग दैट आपने ये जो लेफ्ट साइड पर आप देखें एंड पर UDIN पोर्टल का एक टैब आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ फर्म आ रहा है। यहाँ पर अगर आपका एक से ज़्यादा आप फर्म के पार्टनर है, मीन्स के दो फर्म्स के पार्टनर हैं, जो कि अलाउड भी दो ही फर्म्स हैं, दो से ज़्यादा फर्म्स के पार्टनर आप नहीं बन सकते। तो दो फर्म्स के पार्टनर हैं तो यहाँ पर आपने वो फर्म का नेम चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है कि किस फर्म के लेटर हेड पे आप रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी फर्म का नाम चूज करना है। उसके बाद आपने नेचर ऑफ क्लाइंट देखनी है कि ये इनमें से आपका जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं वो कौन सा, उसकी नेचर क्या है। कंपनी है, AOP है, सोल प्रोप्राइटर है, अदर में जैसे NGOs वगैरह आ जाती हैं। अब देखिए अगर आपने कंपनी नेम सेलेक्ट किया तो यहाँ पर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपने लिखना है। अगर AOP आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने उसका NTN लिखना है। सोल प्रोप्राइटर करते हैं तो वहाँ पर CNIC ही यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आपने डालनी है। यहाँ पर ये चीज़ें एंटर करने के बाद जैसे कि मैं अपना ही फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ। ये मैं अपना ही फर्म का ही डाल रहा हूँ, CNIC नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर क्लाइंट लीगल नेम मेरे ही फर्म का नाम जाहिद फारूक एंड को है, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आपने क्लाइंट लीगल नेम डालने के बाद यहाँ पर आपने सेक्टर सेलेक्ट करना है कि जाहिद फारूक एंड को किस सेक्टर में काम कर रही है। जस्ट लाइक अगर मैं कह दूँ मेरा लीगल सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो सर्विस वो सेक्टर आपने चूज कर लेना है। आफ्टर दैट सिटी ऑफ एंगेजमेंट, किस सिटी में एंगेजमेंट है आपकी,
मीन्स अगर इस्लामाबाद में है तो आपने इस्लामाबाद चूज कर लेना यहाँ पर। इस्लामाबाद चूज करने के बाद टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी है कि स्टैंड अलोन है या कंसोलिडेटेड है। स्टैंड अलोन तो मीन्स कि सिर्फ जाहिर फरूख एंड को की है। कंसोलिडेटेड मीन्स कि अगर एक या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को आपने कंसोलिडेट करके उसकी कंसोलिडेटेड अगर रिपोर्ट इशू की है तो उसके लिए फिर आपने ये नीचे वाले टैब यूज़ करनी है। लेकिन करंटली चूंकि हम स्टैंड अलोन कर रहे हैं तो ये स्टैंड अलोन का हमने सेलेक्ट कर लिया। अब टाइप ऑफ रिपोर्ट में यहाँ पर आप आके देखना है कि हम इस वक्त जो इंस्टीट्यूट के लिए जो इंस्टीट्यूट ने अपने मेंबर्स के लिए जो कंपलसरी किया हुआ है वो ये 3 टाइप की रिपोर्ट्स हैं जो आप इशू कर सकते हैं और जिन पर आपने यूडीआईएन लगाना आपके लिए मस्ट है। अब इसमें ये जो ऑडिट रिपोर्ट और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आप देख लें कि ये जस्ट लाइक यू कैन से कि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट ही होगी, नॉर्मली यही होती हैं। लेकिन और भी किसी किस्म की भी आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे तो आपने उस पर यूडीआईएन लगाना है, प्लेस करना है एट द एंड ऑफ रिपोर्ट। ये रिव्यू रिव्यू रिपोर्ट ऑन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें भी लगाना है। जैसे 6 मंथली अगर इशू कर रहे हैं या क्वार्टरली आप रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो फिर ये वाली टैब सेलेक्ट करेंगे। ये जो थर्ड आ रही है रिव्यू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये आई थिंक हम पर एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि हम लोग तो आई डोंट थिंक कि हम इसे ऑडिट कर भी सकते हैं। ये पीआईसीज जिसको कहते हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी या लिस्टेड कंपनी जिसको कहते हैं, उसका तो हम ऑडिट कर ही नहीं सकते। तो करंटली चूंकि हम ये पहली टाइप का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट आपने देना है टाइप ऑफ ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन आपका किस किस्म का आप ऑडिट ओपिनियन दे रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट में अपना आपका ओपिनियन वो किस किस्म का है, मॉडिफाइड ओपिनियन है या अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। यहाँ पर मैं यही बताता चलूँ कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि इसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मीन्स के वो बिल्कुल ठीक है, उसमें ना आपने कोई क्वालिफिकेशन डाली हुई है ना आपने कोई एडवर्स ओपिनियन डाला हुआ है और किसी किस्म का भी इसमें मीन्स हाँ यहाँ पर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अगर आपने डाला है तब भी ये अनमॉडिफाइड ही होगी, ये मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं कहलाएगी। क्योंकि अभी हम कंसिडर करते हैं कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है तो हम ये वाला टैब सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ रहा है वो पीरियड सेलेक्ट करना है कि पीरियड आपका कौन सा पीरियड होगा। कंसिडर के हम 2025 के लिए कर रहे हैं, पूरे साल का हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 यहाँ पर हम ये सिलेक्ट करेंगे, उसका पीरियड पूरा साल हम कवर कर देते हैं। लेकिन अगर आपका 6 मंथली आप इंटरिम रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो 6 मंथली के लिए यहाँ पर आपने 31 दिसंबर आपने चूज करना पड़ेगा। नेट एसेट जो भी आपकी जो फाइनल बैलेंस शीट है उसमें से आपने नेट एसेट उठा लेने हैं, मैं अभी फिलहाल जीरो लिख देता हूँ। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी जो भी पीएनएल में आ रहा है वो आपने डाल देना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी डाल देना है और टोटल करंट एसेट टोटल रेवेन्यू ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फिल अप करनी है। इसके बाद ये आपका आ गया कैप्चा है वो आपने इंटर करना है, ये हम कर लेते हैं। और ये कैप्चा एंटर करने के बाद सेंड कोड का बटन प्रेस कर देना है हमने। कैप्चा इनवैलिड था जी। 9 जी। ये जब मैंने प्रेस किया सेंड कोड तो ये कोड देखिए आपका आपके पास एक टैब आ रही है वेरिफिकेशन कोड सेंड सक्सेसफुली। ये कहाँ पर सेंड हुआ है, ये आपके मोबाइल पर ये कोड सेंड हुआ है। अभी मोबाइल से मैं ये कोड चेक करता हूँ, ये एसएमएस होता है, व्हाट्सएप नहीं होगा आपको। ये मेरे पास कोड आ गया है 3865। ये अगर आप देख लें 3865 मेरे पास कोड आ गया है। अब मैंने ओके का बटन प्रेस किया और यहाँ पर ये देखें 4 डिजिट हमने कोड एंटर करना है 3865। 3865 ये एंटर करने के बाद हमने सबमिट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक प्रीव्यू आ गया जो डाटा हमने एंटर किया है।
कंप्लीट जितना भी डाटा हमने एंटर किया उसका सबका प्रीव्यू आ गया है। आपने ये सारा डाटा चेक करना है एक दफ़ा कि जो जो चीज़ें मैंने एंटर की हैं वो ठीक हैं, कोई मिस्टेक नहीं, गलत डाटा तो नहीं मैंने एंटर कर दिया। अगर इसमें से कोई मिस्टेक या गलती है तो आप ये बैक का बटन प्रेस करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि अभी मैं नहीं जनरेट करना चाह रहा हूँ तो सेव का बटन प्रेस कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं बाकी हम मैंने अभी करना है, ये यूडीआईएन जनरेट करना है, तो आप कंफर्म एंड सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये ओके का बटन ओके आ गया। यहाँ से ये सब करने के बाद आपने रिकॉर्ड्स में जाना है। आप यहाँ पे देखें कि ये रिकॉर्ड में आपका यूडीआईएन आ गया है। ये जो है ये यूडीआईएन है जो आपने ऑडिट रिपोर्ट पे लिखना है। ऑडिट रिपोर्ट पे मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये जहाँ पर ऑडिटर ने सिग्नेचर करने होते हैं उसके नीचे एंगेजमेंट पार्टनर का आ रहा होता है, उसके नीचे डेट भी आ रही होती है, उसके नीचे एंगेजमेंट सिटी भी आ रही होती है। एंड पर जो है ना, सबसे एंड पर आपने ये यूडीआईएन हर रिपोर्ट के एंड पे आपका लिखना ज़रूरी है। तो ये इसका सिंपल प्रोसीजर है, इसमें आई डोंट थिंक कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये जैसे मैंने कहा है कि ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव ऑफ नेशनल काउंसिल हर रिपोर्ट पर आपका ये यूडीआईएन लिखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 2025, 2025 से ये एप्लीकेबल है। इसके बाद जो सी भी रिपोर्ट आप इशू करेंगे उस पे ये आपने यूडीआईएन आपने लगाना है, प्लेस करना है, और प्लेसमेंट की जगह वही है एट द एंड ऑफ रिपोर्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन कैसे होती है। यानी कि आपने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी, अगर कोई थर्ड पार्टी है वो इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि आपने जो रिपोर्ट इश्यू की है उस पर जो वो रिपोर्ट सही भी है या नहीं है, उसमें वाकई वो वैलिड रिपोर्ट है या उसमें कोई मसला है, तो ये यूडीआईएन वो फिर यूज़ करेंगे टू एंटर फॉर वेरिफिकेशन। इसके लिए हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। टैक्स अथॉरिटीज भी कर सकती हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती हैं। हमें इन चारों में से जो भी कर रहा है, से बैंक यूज कर रहा है आपका, वो वेरीफाई करना चाह रहा है, वो बैंक अपना नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, बैंक है यहाँ पर, वो बैंक अपना नाम जो भी है वो डालेगा, से ABL है ये आ गया। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस यही बैंक अपना डालेगा, और यहाँ पर आपका जो उन्होंने UDIN क्या इसका नाम है जो हमने अपनी रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है वो UDIN इधर एंटर करेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और उसके बाद सेंड OTP कर देंगे। जब ये करेंगे इसके नेक्स्ट पेजेस में ये होगा कि जो अगर तो UDIN आपका वैलिड है, मीन्स के एक्चुअली जनरेटेड है, नॉट मैनिपुलेटेड, तो उस वो यूडीआईन आगे जो स्क्रीन अपीयर होगी उससे आपको बता देंगे कि ये यूडीआईन वेरीफाई वैलिड है। उसके बाद आपने जो थर्ड पार्टी है वो ये करेंगे कि जो फाइनेंशियल डाटा है वो एंटर करेंगे, जो हमने अभी बताया था ना कि नेट नेट एसेट कितने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये इस तरह की चीज़ें वो उसमें एंटर करेंगे। उसमें एंटर करने के बाद फिर जब वो दोबारा क्लिक का सेंड का बटन दबाएंगे तो वहां से फिर नई जो विंडो अपीयर होगी उसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं ये और ऑडिट रिपोर्ट की सारी टैली कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर कर रही हैं फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रही तो फिर बैंक जो है ना वो जाएगा उसके पास, उसे लिखेगा जो जिसकी ऑडिट रिपोर्ट उसको दी गई है, यानी कि जाहिद फारूक एंड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट अगर बैंक के पास आई है तो वो फिर जाहिद फारूक एंड को कंपनी के पास जाएगा, उसे कहेगा कि भाई ये जो आपका UDIN है ये इससे रिलेटेड डाटा है, ये वेरीफाई नहीं हो रहा। वो लोग फिर कंपनी वाले जो हैं वो फिर अपने ऑडिटर के पास जाएंगे, वो ऑडिटर जो है ना फिर इसको सारा चेक करेगा और इसको टैली करके देगा। तो ये इसका सारा प्रोसेस है जी, मेरे ख्याल में इट्स वेरी इजी, और इसमें कोई मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और अभी आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं, आई एम रेडी टू रिप्लाई। Right, thank you, sir, for the demonstration. Now I'll be addressing some questions about UDIN implementation. The first question that we have is, would the users of financial statements be able to verify UDIN? Only authorized financial institution, regulator, authorities can verify authenticity of audit report from ICMAP UDIN portal.
where All right. from the link we have given to all auditors or general authorities, they will click that link and then they can verify it. All right. We have another question is, what happens if an auditor needs to withdraw an audit report? It can be edited. UDIN can detail of UDIN can be edited or deleted or withdrawn within 90 days. After 90 days, there will be this UDIN detail will be locked up. He cannot delete or edit it. And is there any limit to the number of times someone can edit a UDIN within the allowed period? No, there is no limit. He can edit it as many times as he wish. All right, so another question that we have is there any fee for registration or the generation of UDIN? No fee at all. He can generate as many as UDIN he think better, but there will be no fees. And in the case of a partnership, can a partner generate UDIN for the auditor's report signed by another partner? No, not at all. The engagement partner only authorized to generate UDIN. Okay, and the last question that we have is that where UDIN is required to be mentioned on the auditor's report. As I said earlier, this UDIN should be placed at the end of report, at the end where auditor sign it. After signing, there is a tab, there is a place for engagement, name of engagement auditor partner. उसके बाद आपकी डेट आएगी, उसके बाद सिटी का नेम आएगा, उसके बाद बिल्कुल एंड में आपने UDIN प्लेस करना है. All right, we have an additional question, which is that would the UDIN require to be mentioned on the auditor's report, which are already part of published financial statements? Yes, auditor have to ensure that UDIN is mentioned on auditor report, which is part of published financial statement. Definitely. Okay. And lastly, are separate UDINs required for joint ventures? Yes, both. If in case of an audit is there is a joint auditor, means two firms are doing the audit of a company or entity, then both auditor will be required to sign that report, and both auditor will be required to place separate UDIN. All right, so that was the last question, which brings us to the end of this session. Thank you for your time, sir, and thank you for your attention. We hope you found this session beneficial. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz.